सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे आज के रूल में। हमने लिखे नाउन स्लैश प्रोनाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन स्लैश प्रोनाउन। हमें इतना पता है कि प्रेपोजिशन का काम होता है दो नाउन्स और प्रोनाउंस को रिलेट करना। तो प्रेपोजिशन से पहले भी नाउन और प्रोनाउन होता है, प्रेपोजिशन के बाद भी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वो ये कि जो नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन से पहले लिखा जाए वो हमेशा सेंटेंस में क्या बनता है, सब्जेक्ट। जो नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन से पहले लिखा जाता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट। और जो प्रेपोजिशन के बाद आए वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में भी। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे पूरे सेंटेंस का फोकस हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। इससे भी आपको पता लग सकता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये हर प्रेपोजिशन के साथ एप्लीकेबल है, हर प्रेपोजिशन के साथ। फिर भी इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जिनको यूज करके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर, इनको जिन प्रेपोजिशंस को यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो प्रेपोजिशंस देखेंगे। पहले हमने अभी क्या सीखा कि ये हर प्रेपोजिशन के साथ एप्लीकेबल है। क्लियर, हर प्रेपोजिशन के साथ एप्लीकेबल है। तो हम सबसे पहले ना सिंपल प्रेपोजिशन के साथ भी यूज करके देखते हैं इसको। फर्स्ट देखिए, अंडर द पिलो इज आर अ क्वार्टर। अंडर द पिलो इज आर अ क्वार्टर। बताइए, देखो दो वर्ड्स हैं जो हमें सब्जेक्ट लग सकते हैं, एक पिलो और एक अ क्वार्टर। पिलो के लिए आनी है या क्वार्टर के लिए आनी है। अब कोई ये भी सोच सकता है चाहे जिस मर्जी के लिए सिंगल ही आनी है, लेकिन अगर हम कर दें यहाँ पिलोस, अंडर द पिलोस इज या आर अ क्वार्टर। अब हमें नहीं पता कि इज लिखें या आर, तो आपको देखना है प्रेपोजिशन। सेंटेंस में हमें स्टार्टिंग में एक प्रेपोजिशन दिख रही है। क्लियर, क्या आपको इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन मिला? नहीं, लेकिन इसके बाद मिला, अंडर द पिलोस। तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आए वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये ही पहले रहा होगा, ये इससे पहले रहा होगा, तो ये वाला नाउन क्या बन गया है, हमारा सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है वो किसके लिए आएगी, अ क्वार्टर के लिए। तो इसको क्या लिखेंगे, इज। अंडर द पिलोज इज अ क्वार्टर। पिलोज पे फोकस नहीं, हमारा क्वार्टर पे है कि पिलोज के नीचे क्वार्टर है, क्वार्टर पे फोकस। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, अ क्वार्टर इज अंडर द पिलोज। तो क्वार्टर देखो अपने आप सब्जेक्ट बन गया, ये उसके लिए वर्ब आ गई, अंडर प्रेपोजिशन है, और ये नाउन प्रेपोजिशन के बाद आया तो ऑब्जेक्ट, और पहले आ गया तो सब्जेक्ट। तो आपको एग्जामिनर किसी भी तरह से प्रेपोजिशन की जगह जो है वो चेंज करके दे सकता है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमने सीखा है हम हमेशा पहले वाले वर्ड को सब्जेक्ट बोल देते हैं, प्रेपोजिशन के साथ ऐसा नहीं होता है। प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये जरूरी थोड़ी वर्ब के बिल्कुल साथ दिख रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया, नो। प्रेपोजिशन का रोल देखिए यहाँ। नेक्स्ट देखिए, द बिल्डिंग्स अंडर द ब्रिज सीम्स एम्प्टी। द बिल्डिंग्स अंडर द ब्रिज, एक ये नाउन है एक ये नाउन है, ये प्लूरल नाउन है ये सिंगुलर नाउन है, और वर्ब क्या है, सीम्स। कैसी दी है, सिंगुलर। एस वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। हमें देखना ये सही है ये गलत है। सब्जेक्ट क्या है, तो अंडर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो पहले वाला सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, उसके लिए ही वर्ब आएगी। तो प्लूरल क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीम, क्योंकि एस वाली वर्ब तो सिंगुलर होती है। द बिल्डिंग्स अंडर द ब्रिज सीम एम्प्टी। क्लियर, तो किसी भी प्रेपोजिशन के साथ ये एप्लीकेबल है। आप यहाँ कोई भी प्रेपोजिशन लिख सकते हैं। अब जिन इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस की बात मैं कर रही हूँ कि जो आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए, विद, along with, together with, in addition to, like, unlike, beside, besides, and not, as well as, except,
ये प्रेपोजिशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बेसिकली इन और नॉट अबव अंडर तो हमें पता है प्रेपोजिशंस है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी-कभी हम नहीं जज कर पाते हैं कि ये प्रेपोजिशंस हैं। क्लियर? तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये भी प्रेपोजिशंस हैं। इनके साथ भी इनसे पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट होता है। जो भी नाउन और प्रोनाउन इनसे पहले आएगा वो ही मेन सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखें ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, एंड नॉट का मतलब क्या होता है? ना कि, और ये प्रेपोजिशन भी है। तो प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब यहाँ जो है वो फ्रेंड्स के लिए नहीं, किसके लिए आनी है? ही के लिए, और ही के लिए आई है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। ही ना कि उसके फ्रेंड्स, तो गिल्टी कौन है? ही। उसी पे फोकस आया। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर along with his daughters has come to the party. The doctor along with his daughter has come to the party. तो देखिए along with फिर से preposition आ गया। preposition से पहले जो noun आए वो subject बना, preposition के बाद जो noun आया वो object। तो verb किसके लिए आनी है? डॉक्टर के लिए। डॉक्टर के लिए यहाँ verb क्या आ गई है? हैज, क्योंकि सिंगुलर है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा है? प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कोई भी प्रेपोजिशन हो। फिर हमने इसमें भी पढ़ी ऐसी कुछ प्रेपोजिशंस जो आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। देखो विद वाले सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन है। टू भी अकेला प्रेपोजिशन होता है, तो इन एडिशन टू भी, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, बिसाइड्स, एंड, नॉट, एज वेल एज, एक्सेप्ट। ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रेपोजिशन हैं। इनके साथ पहले वाला नाउन और प्रोनाउन ही मेन सब्जेक्ट होता है। सो इसे अच्छे से रिवाइज करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।